नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव पिछले दिनों देखने को मिला है। यहाँ भी सरकारें तोड़ने, सरकारें गिराने और की कोशिश हुई है और लगातार अभी तक भी सुक्खू सरकार अस्थिर है। वहीं पे बागी अब सैर-सपाटा करते हुए चंडीगढ़ के ललित होटल से अब पहुँच गए हैं ऋषिकेश के 7 मतलब 7 स्टार होटल में पहुँच चुके हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। संजय अवस्थी हैं, सीपीएस हैं, भुवनेश गौड़ हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, सरकार तोड़ने की साजिश की गई और उसमें धन बल का प्रयोग किया गया, भ्रष्टाचार और साजिश के मामले दर्ज करवाए गए हैं। निर्दलीय विधायक हैं हमीरपुर से आशीष शर्मा उनके ऊपर कि उन्होंने ये सारा चक्रव्यूह रचा। षड्यंत्र रचा। और वहीं पे जो चैतन्य शर्मा है कांग्रेस के अयोग्य करार दिए पूर्व विधायक हैं अब तो गगरेट से, उनके पिता जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं, राकेश शर्मा, उनको भी नामजद किया गया है एफआईआर में और अदर्स साथ में अन्य, ये 2 के नाम लिखे गए हैं और बाकी को अन्य। तो सरकार एफआईआर दर्ज होती है, वहीं पे इनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। राकेश शर्मा कल दोपहर के बाद से भूमिगत हो गए हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद। और मामला ऐसा है, भ्रष्टाचार के मामले ऐसे हैं ये, इसी एक्ट के, उसमें गैर जमानती हैं, कहीं न कहीं उनको गिरफ्तारी की भी संभावना है और आशीष शर्मा को भी ऋषिकेश से लाने के लिए हिमाचल पुलिस जा रही है। इसी बीच जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष ने फिर से बागियों की तरफ से कहा है, बागियों की साइड लेते हुए कहा कि डरा धमका कर ये जो चलन एफआईआर का और उनके काम धंधों पे ये जो चीजें की जा रही हैं, हिमाचल की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। वहीं पे कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल की राजनीति के लिए ये कौन सा ठीक था कि आप इन लोगों को सपोर्ट करके सरकार गिराने का प्रयास करते रहे, क्रॉस वोटिंग तक करवाई। वहीं कांग्रेस का ये भी आरोप है। अब इस मामले में आगे क्या होगा? आशीष शर्मा को गिरफ्तार करके लाया जाता है। वहीं पे चैतन्य शर्मा का एक पुराना मामला मारपीट का, जब वो विधायक नहीं थे, उस समय का मारपीट का चुनाव के वक़्त का मामला है। मारपीट उनके और उनके बॉडीगार्ड द्वारा जो की गई थी, एक एफआईआर दर्ज थी गगरेट थाने में। उसको भी खोल दिया गया है, उसमें भी उनकी तलाश शुरू कर दी गई। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संजय शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमनकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है किमटा जी, ये अचानक एफआईआर दर्ज, क्या वो सुनने में आ रहा है कि कुछ साक्ष्य इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुछ दिए हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाई गई है और इसके ज़रिए ही इन विधायकों को हिमाचल लाने की तैयारी हो रही है। क्या ये सच बिल्कुल, है? बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए कुछ अल्टीमेटली जब आप एफआईआर करते हैं तो कहीं न कुछ आपके पास कुछ न कुछ एक साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य तो उसके आधार पे ही जो है एफआईआर लॉन्च होती है और उसके जिस हिसाब से जो एफआईआर लॉन्च हुई है और 171 सी और 171 ई और साथ में 120 बी ऑफ आईपीसी लगाई गई है। तो ये सारे साक्ष्य के साथ-साथ आधार पर जो है 2 हमारे जो एक विधायक और एक सीपीएस है और विधायक हमारे मनाली से ही है, भुवनेश्वर गौड़ जी, उन्होंने ये एफआईआर जो है बालूगंज थाने में पिछले कल ही करवाई है। ये समझ सकते हैं कि आज ये सारा षड्यंत्र जो है वो किस लिए रचाया गया था। और आज मुझे लगता है पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता, क्या हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि आज एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर कौन कर रही है, कौन ताकतें हैं उसके पीछे जो उन्हें अस्थिर कर रही है, कौन वो ऐसे लोग हैं कि पहले 6 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराते हो गया, उसके बाद उन्हें संरक्षण कौन दे रहे हैं और 75-75 लाख रुपए का जो होटल का बिल है वो कौन दे रहा है। अब उन्हें वहां से उत्तराखंड ले जाया गया है, उत्तराखंड में सरकार किसकी है सबको मालूम है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में, मुझे लगता था कि हिमाचल प्रदेश आज इससे अछूता नहीं था, लेकिन अब अछूता नहीं रहा कि यहाँ पर भी जो चुनी सरकार को गिराने की जो है भाजपा द्वारा भरपूर कोशिश की गई है। अगर आप देखें कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके मंत्री है, कोई भी उनके मुख्यमंत्री है, कितने सारे रेड कर दिए सिर्फ एक चुनी सरकार को अस्थिर करने को। उसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का जो एक घिनौना, जिसे मैं कहूंगा कि एक चुनी हुई सरकार है, अल्टीमेटली बागी होते हैं। इनके भी जब इनकी सरकार थी 2002 में, अगर याद होगा धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी इनके जो तकरीबन 8 लोगों ने जिन्होंने रिजाइन की थी, कांगड़ा के काफी लोग थे, 4 मंत्री थे, 4 विधायक थे, उन्होंने अपनी रिजाइन पार्टी को दिया था। लेकिन पार्टी के बाद बैठ के अल्टीमेटली सॉल्व हुआ था और धूमल जी की जो सरकार है 5 साल तक चली थी।
तो ये इस तरह की जो आजकल की जो हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है जब से हिमाचल प्रदेश बना है पहली ऐसी घटना है कि यहाँ पे इस तरह की घटित हुई है। और धन बल पे अल्टीमेटली अगर आपने इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उन विधायकों के ऊपर, आपने पहले 5 स्टार होना, आप 7 स्टार में शिफ्ट कर दिया है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके पीछे कौन है? 2 इनके जो विधायक है, उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप इनका देख-रेख करें इनके साथ। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं ये एक चुनी हुई सरकार को स्थिर करने जा रही है और इनका लक्ष्य कुछ और चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता ये सारा जो सच है वो सबके सामने आ गया है कि बीजेपी की जो मंशा है क्या है। और आज आप जो अगर इनका बयान भी देखेंगे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री का, उनका भी बयान यही आ रहा है कि उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, अल्टीमेटली जिस लोगों ने इस तरह की घटना रची है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और चुनी हुई एक सरकार है, और उन्हें भी जो वो लोग भी थे उन्हें भी उस पार्टी ने चुना गया जिन्हें चुनाव निशान दिया गया। पार्टी ने जो है एक कार्यकर्ता ने उन्हें चुना था। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के साथ भी धोखा किया है और प्रदेश और अपनी खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनके साथ भी धोखा दिया। जी, तो आपको क्या लगता है कि राकेश शर्मा जो पूर्व मुख्य सचिव रहे उत्तराखंड के, और आशीष शर्मा, इन पे करप्शन के सीधे-सीधे आरोप लगाए गए हैं इस एफआईआर में। क्या इन्होंने इस सारे चीज़ को अंजाम दिया होगा या और भी लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें और और भी भाजपा देखो का कि अल्टीमेटली भाजपा कहाँ खड़ी है इसमें? जी, देखिए, भाजपा बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। और कहीं न कहीं जो षड्यंत्र था और जो पूरे क जो इसको एक मैप बनाया गया था, वो भाजपा द्वारा बनाया गया था। जो राकेश शर्मा है, जो पूर्व में एडिशनल वो रहे हैं वहाँ के उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, तो कहीं न कहीं उनके भाजपा के साथ ही बहुत अच्छे संबंध हैं। क्योंकि अगर मुझे याद है जिस वक़्त टिकट की बात लगी थी, तो वो कभी भाजपा से बात करते थे, कभी हमारे कांग्रेस से बात करते थे। अल्टीमेटली जब भाजपा से नहीं तो उन्होंने कांग्रेस से उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो कहीं न कहीं माप-तोल का जो था वो राकेश शर्मा जी ही करते थे। और आज भी अगर देख लें, क्योंकि उनका एक वहाँ जिस जिस प्रदेश से वो रिटायर हुए हैं, उनका एक वहाँ पे भी लिंक है। तो इसीलिए जो है सारे उन्हें लगा कि यहाँ ना सेव करके वहाँ सेव किया जाए, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बहुत बड़ा इसमें जो रोल रहा है, इस तरह का जो आदान-प्रदान को लेकर जो करप्शन के चार्जेस भी है कि जिस तरह से विधायकों के साथ किया गया, और अभी भी जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के कुछ विधायकों को प्रलोभन या उनके इनडायरेक्टली बात की जा रही थ्रू। तो ये सारी जो साक्ष्य है, ये म पुलिस के पास है, या इसीलिए जो है ये आज की डेट में जो है एफआईआर इनके खिलाफ की गई है। जी। संजय जी, आप कितने सहमत हैं कि कितना धनबल का प्रयोग हुआ होगा? क्योंकि 2 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से जिम्मेदार लोग हैं और कुछ साक्ष्यों के साथ एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। राकेश शर्मा भूमिगत हो गए हैं, आशीष शर्मा को लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं चैतन्य शर्मा को एक पुराने मामले में पुलिस ग्रेड लाएगी, ऐसी भी सूचना है। जी। देखिए, इस समय जो परिस्थितियां प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पैदा कर रहे हैं वो दिखाता है कि मुख्यमंत्री इस समय घोर निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, हताश हैं। और इसी तरह से ये हरकतें ये दिखलाती हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह का राजनीतिक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब इन्होंने भी माना कि राकेश शर्मा जो है वो कांग्रेस के पास भी आए, भाजपा के पास भी आए, लेकिन कांग्रेस टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने ही चैतन्य शर्मा को दिया। कांग्रेस पार्टी के वहां से गगरेट क्षेत्र से रहे विधायक राकेश कालिया ने जब उनका टिकट काट करके चैतन्य शर्मा को दिया गया, तो उन्होंने खुद आरोप लगाए थे कि ये खरीदो फरोख्त के पैसे लेकर के टिकट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने पैसे लेकर के टिकट उनका काटा है और चैतन्य शर्मा को दिया है, और इसमें एक बहुत बड़ी सौदेबाजी हुई है। तो क्या मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर कराएंगे? आखिरकार तो अगर किसी व्यक्ति में अगर कोई इस तरह का व्यक्ति था जिसके प्रति कोई संदेह था, जो आपके पास भी आता है और भाजपा के पास भी आता है, आपको पता था कि वो व्यक्ति दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया, आपके नेताओं ने उनके प्रलोभन स्वीकार किए, आपने उनको टिकट दिया। अब जब टिकट दिया है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कांग्रेस पार्टी की बनती है। क्या कांग्रेस पार्टी जो है उस मामले की भी छानबीन करवाएगी कि हमारे कौन से राष्ट्रीय नेता और कौन से प्रदेश के नेता उस समय इस सारे लेन देन के उसमें चश्मदीद बने और जिन्होंने लिया? तो एफआईआर के अंदर वो भी होना चाहिए कि प्रदेश के किन नेताओं ने किया, और बैंक के खाते उन नेताओं के भी चेक होने चाहिए जिन्होंने पैसा लेकर के टिकट भेजा। देवभूमि को कलंकित करने का काम किसने किया?
अब किमटा जी आप आ जाइएगा, आप हमारे भाई, नहीं आपको नहीं, भी सुनेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे मेरी जी जी, बात ठीक पूरी है, कर ठीक है। लेने दीजिए। तो जी जी। ये सारी चीजें हैं। अब ये जो स्थिति पैदा हुई, जिसको आप खरीदो फरोख्त का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये पार्टी और सरकार के भीतर के असंतोष का परिणाम है। जब आपके विधायक आपको समय समय के ऊपर चेता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि हम अपनी जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में जब जा रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, थानेदार तक जो है वो उनके फोन नहीं अटेंड करते हैं, एसपी और डीसी तो दूर की बात है, एसडीएम तक उनकी बातें नहीं मान रहे थे। ये सारी बातें किसी से छुपी हुई है? ये पूरा असंतोष अगर सरकार के भीतर पैदा किया तो किसने किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं कहा कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है? मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री उनके समर्थक जो कार्यकर्ता रहे हैं या विधायक हैं, उनको नहीं सुनते, अपमानित करते हैं, उनको मुख्यमंत्री में से मिलने का समय तक नहीं दिया जाता है। तो ये असंतोष की स्थिति पैदा किसने की? चुनाव से दो दो दिन पहले या 4 दिन पहले कुछ विधायकों ने बोलना शुरू किया था कि जब स्थिति आएगी, जब समय आएगा तो देखेंगे उसको कि क्या करना है। आस्था जी, मतलब षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद एफआईआर अब दर्ज हुई है, कुछ न कुछ साक्ष्य मिले होंगे, माना जा रहा है। तो वहीं पे 2 भाजपा के विधायक स्कॉट कर रहे हैं। वो 27 फरवरी से लेके अब तक, पहले वो चंडीगढ़ के ललित होटल में भी लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टरों में उनके साथ रहते हैं, और अब वो ऋषिकेश भी लेके गए हैं। तो ये जो जितना बड़ा खरीदो-फरोख्त का जो इल्ज़ाम है, इसमें भाजपा कहाँ ठहरती है? डॉक्टर साहब देखिए, पूरे एपिसोड में अगर आप ये समझें, सभी लोगों को जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, और खास करके आप जैसे लोग जो कि पैनी नजर रखते हैं पूरे घटनाक्रम पे, सबको मालूम है राजनीति चलती कैसे है। मैं कुछ भी बोलूं तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जनता को भी मालूम है, नेताओं को भी मालूम है कि कैसे लोगों को राजनीति में टिकट दिया जाता है और क्या उस पे मापदंड रहते हैं। अब इस पूरे एपिसोड में जो संजय जी बोल रहे हैं, उसमें भी आपको सबको पता है कि कितनी जो है सच्चाई है। वो सब लोगों ने, कांग्रेस के ही लोगों ने खुद कहा है कि वो टिकट खरीद फरोख्त उसमें हुई है। अब लेकिन जी। इसमें बहुत बड़े पहलू आप देखिए, कांग्रेस का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखिए कि जब तक वो इनके पाले में थे तो तब तक कोई उनके खिलाफ, मतलब गुंडागर्दी का आपने क्या उनको लाइसेंस दे रखा था? उनके बारे में जब आपको पता था कि ये ऐसे ऐसी इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर है, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? और सुक्खू जी ने क्यों भाजपा के उन नेताओं के ऊपर, चाहे वो सैनिटाइजर घोटालों से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? अब जाकर के ये जो इनके पिताजी हैं राकेश शर्मा जी, आपको पता होगा कि एक जो बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, उसमें एक एनजीओ के रूप में वहां पे जो पैसा मिला उनको, क्या उसकी भी जांच होगी? क्या इस चीज की भी जांच होगी कि टिकट के एवज में किसने पैसा लिया कांग्रेस में? और इनकी पृष्ठभूमियां, मैं तो कहता हूं एक पे नहीं, ये सब पे बराबर एक जैसे मापदंड होने चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरे का पूरा बैकग्राउंड ही यही है कि धन बल के आगे, ठगा ठगोरी के दम पे राजनीति में आगे जाना, और लोगों को इसमें ठगी ठगाई, जनता को भी क्यों आप पीछे छोड़ रहे? जनता भी तो सब कुछ जानबूझकर भी, उसके बावजूद भी इन लोगों को चुन के भेजती है। और आज अगर इनको दर्द है कुछ, देखिए सरकार के पास ऐसा कभी नहीं होता कि उसके पास कोई सूचनाएं गुप्त रहती हैं या उसके पास ऐसा, क्योंकि उसके पास तो पूरा तंत्र है। बिना जी। किसी ठोस सबूत के सरकार नहीं गई है एफआईआर करने। बड़े अच्छे ढंग से पहले सब कुछ चीजें पता करने के बावजूद दोनों जो अधिकारी, जो इनके नेता हैं, वो अधिकारियों के पास गए होंगे, उसमें 100% डिस्कस हुआ होगा। लीगल के जो लोग हैं इनके पास अभी आपको मालूम है एक लंबी चौड़ी फौज इन्होंने भर्ती कर रखी है, उनसे पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा होगा। लेकिन ये सब कुछ बातें कैबिनेट में डिस्कस, या टॉप जो लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद ही तय हुई होगी कि एफआईआर करनी है। और इनको, और संजय जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, संजय भाई, आप लोगों ने भी कोयले की दलाली में हमेशा हाथ गंदे होते ही हैं। आप लोगों ने हाथ डाला, आप उस व्यक्ति को राज्यसभा में जब भेज रहे थे, आधार तो आपके पास भी कुछ रहा होगा जब 25 और 40 के आंकड़े में आप कूद गए बीच में।
तो ऐसा इतना बड़ा कोई नेता भी नहीं सफल थे भी हो कि गए, भाई लेकिन उनको कांग्रेस को उनको मालूम था कि आपके पास तो 3 जो विधायक थे इंडिपेंडेंट, हाँ वो माने जा सकते थे, वो तो फ्री फ्लोटिंग थे, वो कहीं भी जा सकते थे, आपके पास आ जा सकते थे या उनको वोट करते, उनकी उन पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकता था कि ठीक है, उनकी एक चॉइस थी उन्होंने किसको देना है। लेकिन खास करके जो सेंधमारी करने की कोशिश हुई और जिसमें आप लोग सफल भी हुए, तो वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा सबक नहीं है। राजनीति के लिए कोई अगर उनकी, जो मैं पहले भी बात बोल चुका हूं, अगर उनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ पर्सनल कोई एनिमिटी थी या वो असंतोष था, तो वो एब्सटेन कर सकते थे वोटिंग से। कम कम अपनी पार्टी का जो इनका राज्यसभा का मेंबर था वो तो चुन के जाता, वो उस बदी से तो बच जाते और अपनी इनकी बात भी कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच जाती कि भाई हमने सिर्फ इस बात का विरोध दर्ज करने के लिए एब्सटेन करा कि सांप भी मर जाता, लाठी भी न टूटती। लेकिन अब आप देखिए उनको कहां कहां घुमाएंगे, सबको पता है कि वो तार कहां तक जुड़ेंगे, चाहे वो राकेश शर्मा जी के जुड़े होंगे। अब वो जो खरीद फरोख्त हुई थी टिकटों के बदले में, उसकी जांच भी तो होनी चाहिए, फिर सरकार करे। अगर सरकार बहुत ही पारदर्शिता से इस घटनाक्रम को पूरी को देखना चाहती है तो उसको भी जोड़े कि किन किन लोगों ने और लोगों ने भी पैसा दे करके टिकट खरीदे हैं। सबको पता है, हिमाचल की जनता को भी पता है, जी लेकिन फिर भी इन्हीं लोगों को चुन के लाना है, तो ये तो होना ही है। जी। किमटा जी, जांच अगर चलती है तो ये काफी चीजें हैं, क्योंकि जांच जांच का पहलू होगा कि हेलीकॉप्टर किसने हायर किया, हेलीकॉप्टर किसके द्वारा आया, कितनी बार उड़ा, वहां पे उन्होंने कहाँ ठहरे, क्या खाया पिया, बिलों के भुगतान किसने की, एक एक चीज जांच की जद में आएगी। और ये सारी चीजें, और पुलिस को पूरा अख्तियार है जांच करने का, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि इंटरस्टेट है या वो ये है मसले। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो 2 विधायक भाजपा के इनको स्कॉट कर रहे हैं, विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल, वो भी जो अदर्स है, कहीं ना कहीं क्या अदर्स में ये सब आएंगे उसमें, देखिए अभी एफआईआर तो की जांच का गहराई में जब जाएगी बात तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जांच का विषय है जिसको पुलिस जो है जब जांच करेगी कि अल्टीमेटली ये इन 2 पे तो एफआईआर हुई है, बट इनके साथ और कौन लोग हैं जो ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, तो उसमें अल्टीमेटली जो अदर्स है उसमें काफी सारे लोग आ सकते हैं, हो सकता है ये भी लोग भी आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर याद होगा आज से 2-3 महीने पहले हम आप ही के ही यहाँ पे जो डिबेट कर रहे थे, तो शायद संजय भाई कर दे कि लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया, और लोटस ऑपरेशन, अगर याद होगा इनकी काफी सारी डिबेट्स पे लेकर, तो हाँ, कहीं बहुत ना बार। कहीं बहुत बार इन्होंने कहा और इनके काफी सारे हम्म, प्रवक्ताओं ने कहा, तो नहीं, अल्टीमेटली डिबेट भी बीजेपी हुआ, का जो बाकी था, प्रवक्ता भी कहते थे, बिल्कुल। बिल्कुल बीजेपी के, और बीजेपी ने पहले ही से एक इसको रणनीति बनाई थी कि किस तरह से इस सरकार को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। आस्था भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्टीमेटली अगर ये चीज थी तो वो अब स्कॉन्ड कर सकते थे वोटिंग में, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं खरीदो फरोख्त की अपने कैंडिडेट को जिताने में, जिसमें सफल भी हुई। और इसके साथ अब आज आप समझ सकते हैं कि जब परसों को शिफ्ट किया तो 75 लाख का जो बिल है माननीय मुख्यमंत्री ने, बल्कि एक अपनी उसमें भी भाषण में दिया कि 75 लाख हाँ, का बिल जो जनसभा में किसने कहा है लिया, उन्होंने, है ना। जनसभा में अल्टीमेटली कहा। चॉपर जो उनको आके शिमला लेके आया था, चॉपर वापस लेके गया, वो किसका चॉपर था, आज जो उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वो उसके पैसा कौन खर्च रहा है। तो ये सारी समझ सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये जांच का विषय भी है, और लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता भी लग रहा है कि इसके पीछे कौन है अल्टीमेटली। अदरवाइज अगर ये बात सिर्फ 6 विधायकों की और 3 विधायकों की होती, और इनके 2 विधायक क्या कर रहे हैं उनके साथ, वो क्यों आप उनके साथ बिल्कुल एस्कॉर्ट करके चल रहे हैं, क्यों बीजेपी वाले जो राज्य है वहां पे ले जाया जा रहा है, पहले हरियाणा ले गए, अब उसके बाद आप उत्तराखंड ले गए। तो ये सारी जो घटनाक्रम है सामने। और रही बात टिकटों को लेकर, तो मुझे लगता है जब किसी का भी टिकट कटता है कोई भी हो, तो हमेशा वो चाहे किसी भी पार्टी, ए पार्टी को बी पार्टी का, वो आरोप ये लगाया करता है कि कहीं ना कहीं टिकट बिका है। वो एक स्वाभाविक सी बात हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी नहीं हो, चाहे नहीं, किसी का भी। किमटा जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि कुलदीप कुमार जी आपके पीसीसी के पुराने प्रेसिडेंट और मंत्री रहे हैं, कई बार वो उन्होंने गगरेट हलके का प्रतिनिधित्व किया है, और वो हल्का ओपन होने के कारण वो 7 की कंस्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो गए। जब ये चैतन्य शर्मा वाला जिक्र चल रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, ये लोग कल को कांग्रेस का बेड़ा गर्क करेंगे। ये मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे लोग अब कांग्रेस के अंदर आने शुरू हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी पार्टी को ये लोग जरूर कहीं ना कहीं सफर करेंगे, और आज वही हुआ है जी। बिल्कुल, वैसे तो एक्सपीरियंस वो पॉलिटिशियंस है, उनकी कहीं ना कहीं बात आज जो है सामने आई है।
दूसरी बात ये, जब टिकटों को लेकर होते हैं तो किसी भी पार्टी में जो आपका सर्वे किया जाता है, और जो भी 5-6 कैंडिडेट थे उनका सर्वे किया था कि कौन सर्वे में जो है ठीक बैठता है। तो मुझे लगता है चैतन्य शर्मा भी सर्वे में ठीक बैठा था, और मुझे लगता है यंगेस्ट विधायक चुन के आया था, तकरीबन 20,000 के मार्जिन से वो जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुन के आया था। तो यही चीज थी। अब वहां पे जो अगर आप दूसरे ऊना का दिक्कत देगा जहां से भुट्टो आए, तो वो तकरीबन 32 साल बाद कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। तो समझ सकते हैं कि इन लोगों ने ना केवल कांग्रेस पार्टी को बिट्रे किया, वहां की जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो सालों से जो है कांग्रेस का झंडा उठा के चला हुआ है, पोस्टर बैनर लगा रहा है, उन्हें भी बिट्रे किया है। अब समझ सकते हैं कि आपकी 32 साल बाद जो है वहां से रविंद्र भुट्टो जीत के आया था, तो वहां की जो जनता है, वहां के जो कांग्रेस के लोग हैं, उनकी भी क्या बीतेगी कि अब 32 साल बाद हमने विधायक चुन के भेजा था, और आज वो अल्टीमेटली विधायक तो चुन के वो कांग्रेस के चुनाव निशान पे मिला था, वो भाजपा के फूल पे तो नहीं मिला था उसे। कांग्रेस का चुनाव निशान था, टिकट मिला, तब जाकर जो लोगों ने उसे जिताया था। और जिताने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने वहां की जनता को बिट्रे किया, पार्टी को तो बिट्रे किया ही किया। लेकिन इस सारी घटनाक्रम के पीछे मैं साफ बोलूंगा, भाजपा का पूरा हाथ है। क्योंकि अगर भाजपा ना होती तो आज इतना पैसा कौन खर्चती? अगर भाजपा ना होती तो उन्हें वहां से यहां से शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, उन्हें एस्कॉर्ट क्यों किया जा रहा है? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भाजपा का जो वो एक सत्ता का लालच है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की या जयराम या उनकी जो टीम है, वो वापस प्रदेश में बाय हुक और क्रुक दे वांट टू कम बैक। तो मुझे लगता है कि ये इसमें जितना भी षड्यंत्र है स्पष्ट भाजपा पर। और जो आपने बात कही, जांच का चल रहा है कि जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी और वहां पे राकेश शर्मा का क्या रोल रहा है, उसके उन्होंने एनजीओ चलाई थी, एनजीओ के तहत जो YPS एनजीओ का नाम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट में काम किया था। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कुछ मैं देख रहा था कि उसमें कुछ इसमें फेसबुक में या किसी और मीडिया हाउसेज में चल रहा था कि जो लाहौल स्पीति के विधायक है, उनके घर के आगे रास्ता बंद कर दिया गया ग्रामीणों द्वारा। वो तो ऑलरेडी उनका फॉरेस्ट के पास केस चला हुआ था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर जो है अपना वर्डिक्ट दिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही उसको जो है रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि वो तो आपका फॉरेस्ट का अपना इलाका जो था उसे कब्जा करके रखा हुआ था। वो ऑलरेडी वो केस अभी से वो काफी सालों से जो है डीएफओ कोर्ट में केस चला हुआ था। तो ये सारी घटना थी जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घटित होती गई, और साथ साथ में फैसला भी आता रहा। तो ये सारी चीजें थी। और मुझे असंतोष की अगर बात करें तो अगर याद होगा, 2 दिन पहले रवि ठाकुर के कॉन्स्टिट्यूंसी माननीय मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 फीट की बर्फ में वहां पहुंचे, है ना, और उन्होंने जो कहा उनके आग्रह पे उन्होंने दिया। अगर याद होगा, ग्रेट भी माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे, और वहां भी तकरीबन 80 या 90 करोड़ की जो सौगात है वहां ग्रेट के लोगों को दी। तो मुझे लगा कि कहां पे किमटा जी, एक राजेंद्र राणा ने पोस्ट की है कि डरा धमकाकर झूठे केस करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा देर नहीं चलेगा। मित्रों को बोल रहे हैं कि लूट की खुली छूट दी हुई है, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? उन्होंने एक फेसबुक पे आज ही कमेंट किया है। अब देखिए, अगर मित्रों की लूट और घसूट की बात कर रहे हैं तो ईडी किसके पास है, बताइए ना। नहीं, राजेंद्र राणा के पास तो नहीं अभी, खैर जब तक वो पूरे भाजपा ही नहीं हो कहीं भी हो तो क्या कहीं जो सेंटर बैठी सरकार वो बख्शेगी किसी को? अल्टीमेटली वो ये बैठे हुए कि दिल्ली में जिनकी सरकार थी कि ईडी के कितने रेट्स पड़े इनके माननीय मुख्यमंत्री पर, कितने जिनके मंत्रियों के ऊपर ईडी की रेट्स पड़ी। तो अगर इसी तरह का 1.5 साल से हमारी सरकार होगी तो ईडी ने अभी तक हमारे जो लोग थे उनको बख्शा था। तो ये सारी चीजें हैं। अल्टीमेटली आप आरोप प्रत्यारोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बात यह थी कि सिर्फ आप सत्ता का लालच था आपको कि आपको मंत्री बनाया जाए, आपको मंत्री नहीं बनाया गया। हो सकता है अगर पेशेंस रखते तो मंत्री भी बन जाते, एक सीट एक पड़ी हुई थी। अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना, अति महत्वाकांक्षा बहुत पाली उन्होंने, कि अति महत्वाकांक्षा, चाहे वो सुधीर थे चाहे वो राजेंद्र राणा थे, और कहीं ना कहीं वो उस जो गड्ढे में खुद गिरते नजर आए। और आज लगता है मुझे प्रदेश की जनता भी अगर समझ सकते हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का प्रचलन आज से पहले नहीं था, ना बदले की भावना थी। अगर याद होगा कि धूमल जी की सरकार बनी थी और उस टाइम वीरभद्र जी धूमल जी के बीच में थोड़ी सी जो बदले की भावना, तो लोगों ने यहाँ पसंद नहीं किया, चलता रहा। लेकिन इस तरह का पहली बार हो रहा है, बड़े इस तरह का पहली बार जो है इस तरह का हो रहा है, जो मुझे लगता है कि प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश की जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति ये हमें अलाउ नहीं करती है, बल्कि एक अच्छी जो हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए पॉलिटिशियंस द्वारा, वो आज कहीं ना कहीं वो कहीं यूपी या बिहार वाली पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश पे एंटर कर गई है। संजय जी, इस खरीदो फरोख्त और इन सारी चीजों को लेके जांच, मतलब कल एफआईआर दर्ज होते ही शुरू हो गई है, और ये जब जांच बढ़ेगी कहीं ना कहीं इसके जो छींटे हैं वो भाजपा के दामन के ऊपर गिरेंगे, ऐसा समझा जा रहा है सबसे, जिससे भी चर्चा हो रही है। क्योंकि आपके 2 विधायक लगातार स्कॉट कर रहे हैं उनको, वो साथ रह रहे हैं कि कहीं ये इधर उधर ना भागें। वहीं चॉपर की व्यवस्था, वहीं हरियाणा पुलिस की व्यवस्था, सीआरपीएफ की व्यवस्था, उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्था,
इस तरह के जो कहीं न कहीं भाजपा के ऊपर अगर इस तरह के छींटे पड़े और सुक्खू ये समझाने में सफल हो गए कि भाजपा सत्ता की लालची है और 40 विधायकों की सरकार को गिराने के लिए उसने ये किया। अगर सुक्खू को समय मिल गया, अगर आपने कुछ और खेला नहीं खेला, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं भाजपा के लिए बैक फुट पे आने वाली बात हो जाएगी। जी, संजय जी। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो भी प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण कांग्रेस पार्टी और सरकार का स्वयं का पैदा किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इस तमाम प्रकरण से कुछ नहीं लेना देना। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विधायकों ने उनके साथ बगावत करी है या कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है, जिन आजाद विधायकों ने, उनकी जान को खतरा जरूर है। उनकी जान को मारने की धमकियां जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा और सरकार से मिले हुए कुछ लोगों के द्वारा वो बार बार उनको दी जा रही हैं, और उसी के मद्देनजर रखते हुए उनकी एक निवेदन गृह मंत्रालय को गया, उसके आधार के ऊपर ही उनको सुरक्षा प्रदान की गई। दूसरी चीज रही कि हेलीकॉप्टर किसने दिया। भाई, राजेंद्र राणा अपने बेटे की शादी करते हैं राजस्थान में, वो भी चार्टर प्लेन लेकर के जाते हैं, वो तो हेलीकॉप्टर से भी महंगा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब उसमें बैठ करके कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक क्या उसमें नहीं गए? तब कांग्रेस पार्टी ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि वो अपनी शादी में इतना पैसा कहां से खर्च कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के ये दोनों विधायक, चाहे राजेंद्र राणा है चाहे सुधीर शर्मा है, वो संपन्न व्यक्ति है। चैतन्य शर्मा संपन्न व्यक्ति हैं। वो इतनी छोटी छोटी हेलीकॉप्टर को ले जाना या 50 लाख या 40 लाख रुपए का बिल देना कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कोई ये तिल का ताड़ बनाने का जो है वो प्रयत्न हो रहा है। लेकिन अगर इनको लगता है कि इसमें ये गलत है तो बोले कि क्या कांग्रेस के नेता राजस्थान उनके वो तो जांच में आएगा संजय जी, वो तो जांच अब चली है तो आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में ठहरने के लिए सिक्योरिटी मांगी, जांच को प्रभावित करने के लिए केंद्र ना कर, ऐसी आशंका है। दूसरी चीज, आजटा जी कह रहे थे कि चारित्रिक राजनीति, वो चरित्र तब कहा गया था जब वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने गिरिधर गोमांग जो है वो अचानक आकर के लोकसभा में बैठ जाते हैं और सरकार के खिलाफ मत देते हैं। तो ये चरित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना दिखाया जाए। इस चरित्र की राजनीति जो है ये सबके लिए है, चरित्र जो है वो सबके लिए। जब कांग्रेस के कर्नाटक के विधायकों को कांग्रेस के प्रदेशों में ले जाया जाता है, जब महाराष्ट्र के अंदर अगर सत्ता में परिवर्तन होता है तो कांग्रेस के विधायकों को उठा करके छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों में ले जाया जाता है। वो आपसे बचाने के लिए, भाजपा से बचाने के लिए लोटस ऑपरेशन लोटस, मैंने कभी किसी भी चैनल के ऊपर बैठ करके मैं जब भी चर्चा में जुड़ा हूं कि ऑपरेशन लोटस, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। ये मीडिया का पैदा किया हुआ शब्द है और इसी के ऊपर चर्चाएं अक्सर चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश का ये शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न नहीं करती है। जब स्वयं विधायक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार को बचाने की लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है और स्वयं को समाप्त कर रही है। अपने को तिल करके कांग्रेस पार्टी। जी डॉक्टर साहब, मैं संजय भाई को बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा दी गई है। जो इनके दो विधायक है, क्या वो आईटीबीपी के डीजीपी है या सीआरपीएफ के डीजीपी है? दोनों विधायक जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। पहले तो बात कि वो दोनों क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या वो आईटीबीपी ज्वाइन की उन्होंने या सीआरपीएफ ज्वाइन की हुई है उन दोनों विधायकों ने? तीसरी बात, अब अगर समझ सकते नहीं तो विक्रमादित्य क्या थे? डीजी स्टेट थे विक्रमादित्य जब जा रहे हैं, क्या वो डीजीपी हिमाचल प्रदेश थे? विक्रमादित्य शांति दूत थे, वो शांति के प्रस्ताव लेके जा रहे थे। जो आपके विधायक है वो दोनों, अगर वो शांति दूत थे तो चुनाव के अगले दिन ही इस्तीफा क्यों देते हैं? एस्कॉर्ट कर रहे हैं उन्हें, हरियाणा में एस्कॉर्ट कर रहे हैं उन्हें, एस्कॉर्ट जो है उत्तराकाशी में एस्कॉर्ट किया जा रहा है। तो अभी पूछो उनकी मित्रता हो सकती है, निजी मित्रता हो सकती है। चलिए वो परतें खुलेंगी। मैं आस्था जी बस थोड़ी सी बात को, पवित्र नदी बहती है माँ गंगा। आज दूसरा रूप जो हो गया है भाजपा का, वो गंगा जी का दूसरा रूप हो गया भाजपा,
कि कोई भी विधायक, कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी से भाजपा में चले जाए तो वो गंगा स्नान करने वाला बराबर हो जाता है, कि वो शुद्ध हो जाता है वहां पे। ये आज समस्त हिंदुस्तान 1979 में आप निर्वाचन चलिए छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़िए, नया काफी कुछ हो रहा है। आस्था जी देखिए, हिमाचल विधानसभा के अंदर सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस आ जाती है, ठीक है, हमारी गुप्तचर एजेंसियों को नहीं पता लगता है। और विक्रमादित्य सिंह ने कल सोलन में जनसभा में न केवल मुख्यमंत्री का खुलकर समर्थन किया और ये भी बोला कि ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री अब कड़ी सजा दें, कड़ा जो भी करे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है इंटेलिजेंस फेलियर से हुआ है। और अब इंटेलिजेंस ने कुछ इनपुट खोज के दिए हैं जिसके बिना पे ये मामले दर्ज किए गए हैं और अब इसकी परतें खुलेंगी। जी, 1 मिनट में पहले संजय भाई की बात का वो दे दूं जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो संजय भाई, आपको तो याद ही होगा, उन्होंने वाजपेयी जी ने तो ये कहा था कि ऐसी राजनीति को तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और मैं उन व्यक्तियों में से हूं संजय भाई जिसने खुलकर ये कहा और हमेशा कहता आया हूं कि कांग्रेस ने भी यही गलतियां की थी। जब यूपी सरकार गिराई थी तो उसमें हिमाचल या राजस्थान की भाजपा सरकार का क्या रोल था, वो क्यों गिराई गई, वो भी गलत है। हम गलत को गलत कहना जानते हैं, लेकिन आप एक बात को देखिए, अभी कल की ही खबर है, परसों तक एक ईडी की आप छापेमारी करवा रहे थे शिवसेना के बड़े नेता पर, कल भाई साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब आधे से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के आपकी पार्टी में आ गए हैं। आप इन लोगों को ही नर्सरी में बना करके क्यों लाना चाहते हो? और ये जो लोग ले गए हैं, आपको भी मालूम था कि सीआरपीएफ कहां से आई, कैसे आई। ये इसमें कांग्रेस की 100% मैं तो मानता हूँ सीआईडी का फेलियर है। ये इतनी बड़ी स्टेट में आकर के लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि जी किसी इलाके में किसी पुलिस अधीक्षक जहाँ पे हो या जिलाधीश हो, उसके एरिया में कोई है प्रधानमंत्री छोड़िए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किसी प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। आपके सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर्स आ गए, लैंड कर गए, आपके विधानसभा से 6 विधायकों को उठा करके 3 निर्दलीय को उठा के ले भी गए और स्टेट को मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये राजनीति में कहीं बहुत ज्यादा दुखद, वो बहुत बड़ा एक दुखद पहलू है हिमाचल के साथ पहली बार जो जुड़ा है। और हिमाचल की बदनामी के साथ साथ देखिए, हम और आप अगर रहे राजनीति में है नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां तब भी चलेगी, हिमाचल तब भी चलेगा, लेकिन एक जो हम लोग अपनी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो मापदंड तय करके जाएंगे, उसी पे तो प्रदेश चलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल आप बिल्कुल इस तरह के उससे आगे बढ़ा डॉक्टर सभी लोगों के लिए जी, अब करते समय बहुत हो रहा है कार्यक्रम को। एक मिनट में जरूर दूंगा कि किमटा जी वो समय भी याद कर लेना चाहिए जब 1998 में जब चुनाव हुए थे और किस तरह से रमेश भाला को किस तरह तलवारों की नोक के ऊपर किडनैप किया गया था, किडनैप करके उनको मंत्री बनाया गया था। तब चरित्र की राजनीति कांग्रेस पार्टी की कहां थी? और 1.5 महीने के बाद फ्लोर टेस्ट में वीरभद्र सिंह अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए थे और उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। 1.5 महीना आप एक व्यक्ति को पुलिस की कैद में मंत्री बना करके पुलिस की कैद में और आपके ऊपर शिमला के इलाकों में उनको रखा जाता था, उनको सचिवालय तक में बैठने नहीं दिया गया, परिवार तक मिलने नहीं दिया गया, उनके अपने लोगों से मिलने नहीं दिया गया। जिस टाइम रमेश धोला सुनिए और दूसरी चीज यह है कि मुख्यमंत्री कुछ मेरे पे भी उस वक्त एफआईआर हुई थी। मैं एनएसयू का प्रदेश जनरल सेक्रेटरी था जिस समय रमेश जी का धौले वाला हुआ था। और आप अगर याद होगा, आपको याददाश्त आपकी कम होगी है, तो उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया था और उस टाइम प्रेम कुमार धूमल जी जो थे वो उस वक्त एमपी थे, वो उनको मिलने दिया गया, ऐसा नहीं कि उनको मिलने नहीं दिया गया। और उसके बावजूद उनसे बातचीत की गई और इतना ही नहीं, उनको बाकायदा मिलने दिया, परिवार से उनसे बातचीत की, ऐसा नहीं। और ये प्रचलन जो है भाजपा ने किया है, उस वक्त बादल की सरकार पंजाब में हुआ करती थी और ब्लैक कैट कमांडोज के साथ जो है पूरे के पूरे लोग जो है उस वक्त जो है आपके गवर्नर हाउस मिलने गए थे। तो ये प्रचलन जो है भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, जहां ब्लैक कैट कमांडोज चलिए ये दुर्भाग्य है। चलिए अब चर्चा को विराम देते हैं। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी होनी शुरू हो गई हैं। बाकी राज्यों में सुनते थे कि खरीदो फरोख्त होती है
वोट के बदले नोट होते हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ा मामला हिमाचल प्रदेश में सरकार को स्थिर करने के लिए उसके पीछे कौन लोग हैं? एफआईआर दर्ज हो चुकी है एक निर्दलीय विधायक और एक विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के खिलाफ कि उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा और सरकार गिराने की कोशिश की और उसमें धन बल का प्रयोग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ कहीं न कहीं और अदर्स लोग। और भाजपा के 2 विधायक 15 दिन से इनके साथ क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी उनके ऊपर भी छींटे पड़ते दिख रहे हैं। और जाँच एजेंसियाँ ने कुछ साक्ष्य दिए हैं और आने वाले समय में और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिससे अब इन बागी विधायकों के लिए भी मुश्किलातें होंगी और कहीं न कहीं इनके पीछे जो समर्थन है किसी भी दल का है चाहे, उसके लिए भी मुश्किलात होगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।